सेकंड टॉपिक है परमाणु की संरचना अर्थात पर एटम्स अंदर से कैसे कैसे होते हैं। कई वैज्ञानिकों ने अपने समयानुसार जिन जिन थ्योरीज की उपलब्धता करवाई वो हम इसमें पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन की हूल संरचना जैसे कि साई है अथवा इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कहाँ कहाँ होते हैं, स्पिन कैसे करते हैं, एनर्जी का इमिशन कैसे करते हैं, एनर्जी की इमिशन से किस किस तरह का कलर देते हैं तथा जो उपकोश में इलेक्ट्रॉन का विचरण कैसे होता है वो सब हम इसी में पढ़ेंगे आगे। भारतीय तथा यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से 400 ईसा पूर्व जैसे कि मर्स का नाम 600 ईसा पूर्व में उन्होंने परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनों का विचरण गोलाकार पथ में होता है ये प्राणाद ने बता दिया था। अब अस्तित्व परमाणु के अस्तित्व के प्रस्तावित किया गया था। उनका विचार था कि परमाणु द्रव्य के मूल संरचना भाग होते हैं, परमाणु द्रव्य के मूल संरचना भाग होते हैं। उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से परमाणु प्राप्त होते हैं अथवा अणुओं का टूटना फाइनली परमाणु में टूटते हैं जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात एटम को विभाजित नहीं, जिस भाषा में जिसे एटम कहते हैं, एटॉमिक का अर्थ है न काटे जाने वाला, अविभाज्य नॉन डिविजिबल। ये विचार केवल कल्पना पर आधारित थे, प्रायोगिक परीक्षण करना संभव नहीं था और बहुत समय तक विचार किसी प्रमाण के बिना ही ऐसे चलते रहे। 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने फिर से बल देना शुरू किया, अर्थात 18वीं शताब्दी की यूरोपीय जियोग्राफी ने और इनकी विचारधाराओं ने इस प्रोसेस को मॉडिफाई करने का वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको मॉडिफाई किया। 1808 में जॉन डॉल्टन साहब नामक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक प्रोफेसर ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य की परमाणु संरचना प्रस्तुत की। उसका सिद्धांत डॉल्टन का सिद्धांत कहा जाता है। डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण अर्थात द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, अर्थात रिएक्शन से रिलेटेड है। द्रव्यमान a प्लस बी से c प्लस डी में बनता है तो c प्लस डी में कन्वर्जन होता है a प्लस बी से, अर्थात अणु से लेकर परमाणु तक संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किया। इसलिए संगठन के नियम अर्थात हाई एनर्जी जो कॉलॉइड्स हैं परमाणुओं का संगठ्य जो कि रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं वाइब्रेशनल और काइनेटिक एनर्जी की वजह से स्थितिज ऊर्जा उनकी कम होती है। फाइनली स्थितिज ऊर्जा जब बढ़ जाती है। गणित अनुपात में नियम में सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी, लेकिन यह कई प्रयोगों के परिणामों के वर्णित करने में विफल रहा, अर्थात समयानुसार उसको मॉडिफिकेशन कई वैज्ञानिकों ने सुधारात्मक प्रक्रिया को जारी रखा तथा कांच, एबोनाइट तथा रेशम तथा फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। रेशम अथवा फर के घिसने से विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है जो कि आग जलाने में काम आती है। पुराने समय में जिसे आग जलाई जाती थी जिस प्रोसेस से एक एकक में हम प्रायोगिक परीक्षणों का आरंभ किया जो 19वीं शताब्दी के अंत 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए थे। ठीक है, स्थापित हुए छोटे परमाणु कणों अणुआणिक अपरमाणविक कणों ये से यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। धारणा डॉल्टन के आधार पर बिल्कुल अलग था। अपरमाणविक कणों की खोज गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इन परिणामों से चर्चा से पहले अवशिष्ट कणों के व्यवहार के बारे में ठीक है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, थ्री डायमेंशनल, जियोमेट्रिकली किस तरह से मूवमेंट करेगा, सिस ट्रांस डेक्स्ट्रो इन लीवर रेशियो। ध्यान में रखना होगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने क्या क्या बताया। सन 1830 में माइकल फेराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात जैसे H2O2 में जब इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों
अर्थात कह सकते हैं कैथोड पर H2 गैस निकलेगी जो कि रिडक्शन प्रोसेस को फॉलो करेगी और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ये ऑक्सीडेशन की वजह से एनोड बनता है, न कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, अथवा ये सेल्फ रिएक्शन होती है। अगर बाहर से बैटरी प्रोवाइड करवाई जाती है तब इसका जस्ट अपोजिट होगा, जिनसे परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ के विसर्जन तथा निक्षेपण होता है। उसने कुछ नियम बताए जिनमें विषय बाहरी कक्षा के पढ़ेंगे तथा प्रकृति के बारे में पता चलता है। 1850 के मध्य वैज्ञानिकों ने फेराडे ने आंशिक रूप से निर्वात नलिकाओं कैथोड नलिकाएं कहा जाता है विसर्जन का अध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है। कैथोड किरण नलिका की बनी कांच की बनी होती है, जो धातु के दो पतले टुकड़े जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं सील किए हुए गैसों के विद्युत विसर्जन के सिर्फ दाब और उच्च विभव के प्रेक्षित किया जाता है तथा कांच की नलिकाओं में विभिन्न दाब निर्वात के नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोडों की उच्च वोल्टता लागू की गई जो नलिकाओं की ऋणात्मक कैथोड पर तथा धनात्मक एनोड की तरफ प्रवाह करते हैं। अथवा इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इधर से धनावेश और इधर से ऋणावेश, अथवा इधर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है जहाँ पर द एनोड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर निर्वात पंप अर्थात एटीएम जीरो होगा, दाब जीरो होगा, निर्वात में करवाई जाती है। यहाँ से धारा का प्रवाह होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे तब जो सॉल्यूशन है जिंक और कॉपर सल्फेट का, इसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ये बाहर से जब बैटरी प्रोवाइड करवाई जाती है तब ये एनोड होता है, और जो सेल्फ रिएक्शन चलती है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर एनोड होगा, और जब बाहर से बैटरी प्रोवाइड करवाई जाती है तो रिएक्शन फर्दर उल्टी चलती है अथवा उल्टा रिएक्शन होता है, जिससे कि ये कैथोड और एनोड ये इंटरचेंज होते हैं। अथवा यहाँ जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आयनों का फिर से पुनर्जन्म कह सकते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। कैथोड से एनोड की तक विद्युत धारा के प्रवाह के अतिरिक्त जांच के लिए एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे नली पर स्फुरित अर्थात प्रकाश जो प्रतिदीप्त होता है जिंक सल्फाइड का लेप होता है। जिंक सल्फाइड ZnSO4 का यहाँ पर लेप होता है। जब ये किरण एनोड में छिद्र में से गुजरती है, जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती है, तब वो चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर यहाँ निर्वात न लगाया जाए तब इलेक्ट्रॉनों का, और यहाँ लो वोल्टेज है, तब इलेक्ट्रॉनों का विचरण करने के लिए यहाँ गैस अवेलेबल होगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का विचरण नहीं हो पाएगा, अर्थात अर्थिंग नहीं मिल पाएगा इलेक्ट्रॉनों के विचरण के लिए। जैसे कि हम बिजली के तारों में देखते हैं, कभी कभार जब स्टेशन पर तार हटाए जाते हैं तो इम्पल्स जनरेट होती है, वह हल्का हल्का जुड़ाव महसूस करती है। इस वजह से, क्योंकि वो हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज की वजह से बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ निर्वात अगर कर दिया जाए तो उसे माध्यम मिल जाता है विचरण करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। इस वजह से लो वोल्टेज में भी यह थोड़ा विचरण करने को तत्पर रहेगा, और हाई वोल्टेज में रखेंगे तब इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हाई फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा, जिस वजह से यहाँ लेप है, ये प्रैक्टिकल है। जिंक SO4 की जब लेप करवाई जाती है तो ये पता कंफर्म प्रायोगिक प्रैक्टिकल हो जाता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का विचरण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है। ठीक है, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों स्फुरित जिंक सल्फेट का लेप किया जाता है, उस पर प्रतिदीप्त होता है, उपस्थिति में देखा जा सकता है। पदार्थों की किरणों के टकराने से चमकते हैं। ठीक है, टेलीविजन चित्र नलिकाओं कैथोड किरण नलिका होती है। टीवी पर्दा स्फुरित और प्रतिदीप्त, जैसे पुराने समय की जो टीवी होती है
वहाँ पर इसका प्रायोगिक देखा जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात इस नलिका पर अगर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र प्रोवाइड करवाया जाता है तब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट चेंज होगा। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेश कणों की अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, जो यह सिद्ध करते हैं कि कैथोड किरणों में ऋणावेश कणों होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है तो एक हिस्से में ही लेफ्ट साइड या राइट साइड जिस तरफ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा उस तरफ प्रतिदीप्त अथवा चमकीलापन ज़्यादा होगा एक साइड में। कैथोड किरणों इलेक्ट्रॉनों के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, उपरोक्त परिणामों के लिए निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉनों के परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान का अनुपात। जे थॉमसन साहब ने क्या बताया कि जब विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र लिमिटेड विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र प्रोवाइड करवाने पर जो ट्यूब है वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट करवाया जो कि जिंक सल्फेट की परत पर प्रतिदीप्त होते हैं। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का मूवमेंट, अर्थात विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ प्रदर्शित करता है जिंक सल्फेट पर प्रतिदीप्त की वजह से। उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के पाथ पर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र तथा एक दूसरे के लंबवत थे। ठीक है, लागू करके विद्युत आवेश E द्रव्यमान ME के बीच अनुपात को मापा गया जो केवल बिंदु पद से विचलित होकर जिंक सल्फेट की परत पर जा टकराते हैं, नलिका से टकराते हैं तथा चुंबकीय की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन कैथोड पर नलिका पर टकराते हैं। विद्युत आवेश और चुंबकीय प्रबलता के सावधान पूर्वक संतुलन से इलेक्ट्रॉन का अनुपालित पथ पर उसी पथ में वापस लाया गया तथा अनुपस्थिति में बीटा पर टकराते हैं। थॉमस ने यह तर्क दिया कि विद्युत और केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के अपने पथ से विचलन मात्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं। बातें क्या कहती, कण पर ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है। कण का द्रव्यमान कण के हल्का होने से विचलन अधिक होता है, अथवा कण हल्का होगा तो अधिक मूवमेंट करेगा। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और की प्रबलता से इलेक्ट्रोडों पर वोल्टता तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों के मूल पास से विचलन बढ़ जाता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने से मूवमेंट बढ़ेगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता से विभिन्न किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के विचलन की मात्रा से सही माप करके प्रेक्षण का थॉमस ने E/m का मान निर्धारण कर सके। उन्होंने फिर E/m का मान निर्धारण करके 1.758820 10⁻11 कूलाम पर केजी है। वास्तविक कण ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का निर्धारण कैसे हुआ? R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग 1906-1914 कहलाता है। तेल की बूंद का प्रयोग कहलाता है। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 ऋणात्मक में आता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। विद्युत आवेश की नवीनतम मात्रा 1.602176 × 10⁻19 कूलाम है। थॉमस ने E/m अनुपात के मान से इन परिणामों को संयुक्त करके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ME निर्धारण किया। इनसे जब फाइनली प्राप्त हुआ 9.1094 × 10⁻31 kg और इसको ग्राम में बढ़ेंगे 10⁻28 ग्राम 10⁻29 ग्राम। मिलिकन साहब ने क्या बताया कि जब इस धनावेश प्लेट और ऋणावेश प्लेट में वोल्टेज प्रोड्यूस करवाया गया, फिर जब तेल की बूंदों को धनावेश प्लेट के छिद्र से जब नीचे पहुंचाया गया, यहाँ से एक्सरेज का किरणपुंज
प्रोवाइड करवाया गया, जिस वजह से ये कण आवेशित हुए। आवेशित कण कब धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के बीच स्थिर अवस्था में अवस्थिति को मिल्टन द्वारा नापा गया कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा आवेशित कण उतना ज़्यादा स्थिर अवस्था में बना रहेगा। तब आवेशित कण की जो तेल की बूंदों की गति के विद्युत क्षेत्र प्रबलता के प्रभाव को ध्यान पूर्वक मापकर मिल्टन ने यह निष्कर्ष निकाला कि बूंदों पर विद्युत आवेश Q का परिणाम हमेशा विद्युत आवेश E के गुणज में होगा। Q बराबर Ne की फॉर्म में होगा, N जहाँ पर 1 2 3 पूर्णांक संख्या है। यह था मिल्टन का प्रयोग। प्रोटॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज। परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई, जिन्हें केनाल किरण भी कहा जाता है। इन धनावेशित किरणों के अभिलक्षण अग्रलिखित है। कैथोड किरणों के विपरीत, अर्थात जहाँ से कैथोड से पहले इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाता, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता था, वहाँ पर धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरणों की उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। धनावेश का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो उसका मूवमेंट को पहचाना, मूवमेंट का परीक्षण किया गया। ये साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। ठीक है। कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होते हैं। कुछ धनावेशित कण कुछ विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। चुंबक तथा विद्युत क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन तथा कैथोड किरणों द्वारा प्रेक्षित व्यवहार के विपरीत होता है। अथवा इलेक्ट्रॉन और जो कैथोड किरण से जो प्रोटॉन का निष्कासन किया जाता है, बम्बार्डमेंट किया जाता है, दोनों अलग अलग प्रकृति शो करते हैं। जिससे सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त होता है, इसे प्रोटॉन कहता है। यह धनावेशित कण को पृथक्करण और इसके लक्षण की पुष्टि 1919 में हुई थी। परमाणु के एक विद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस की गई। इन कणों की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार से किया था। जब प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए, उन्होंने इन कणों को न्यूट्रॉन कहा। इन कणों का महत्वपूर्ण गुण दिया हुआ है, अथवा जिनका भार अधिक था परंतु उदासीन थे। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल थे, आवेशित न्यूट्रल थे और उनका भार था। उन कणों को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। परमाणु मॉडल। पूर्व भाग में मैंने बताया कि प्रयोगों के परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ कि डाल्टन की अविभाज्य परमाणु के में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का वाले परमाणु सब एटॉमिक कण होते हैं। अब अपरमाणुिक कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी। परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण अथवा परमाणु में होता क्या है इनका, ये सब जैसे इलेक्ट्रॉन धनावेश है, इसका भार है, ये ऋणावेश है, ये सब तो पता चलने लगा था। परंतु परमाणु के अंदर क्या किस तरह अवस्थित होते हैं, किस तरह व्यवस्थित होते हैं, तत्वों के गुणों यानी भौतिक व रासायनिक व्यवहार की तुलना। ठीक है। इनमें काफ़ी समस्याएं थी। विभिन्न परमाणुओं के संयोजन तथा विभिन्न प्रकार के अणुओं से बनने की व्याख्या। A+B से B C+D में बनते हैं। ये किस तरह से बनते हैं, क्या क्या रिएक्शन होती है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, और इनके आवेश आयनीकृत फॉर्म में विद्युत के किस प्रकार विद्युत में और चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार करते हैं। परमाणु द्वारा अवशोषित तथा उत्सर्जित विशिष्ट चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना। इन आवेशित कणों के परमाणु के वितरण की व्याख्या के विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए। हर मॉडल में कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी। जे थॉमसन साहब द्वारा और दूसरे अर्नस्ट रदरफोर्ड साहब द्वारा प्रस्तावित किया गया कि विवरण आगे दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन को E से निरूपित करते हैं, प्रोटॉन को P और न्यूट्रॉन को N। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तभी यह स्थिर रह पाएगा।
नाभिक। इस वजह से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में, प्रोटॉन पॉजिटिव में। 1.6 और इंटू 10⁻⁻19 बिल्कुल उल्टा और सेम होगा, और न्यूट्रॉन का आवेश 0 होगा। सापेक्ष आवेश माइनस, प्लस और 0। इनका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 होगा। ये बहुत ही कम है, लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 1/1835 गुना कम है। इस वजह से जो इसमें मोलिकुलर मास है, इसका द्रव्यमान है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एटॉमिक मास और अवोगाद्रो नंबर से जब गुणित किया जाता है तब इसका परमाणु क्रमांक ही लगभग होता है, और इसको एमयू के नाम से एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, और लगभग इसमें भी 0, 1, 1 दिया हुआ है। ठीक है। परमाणु का थॉमस मॉडल, इन्होंने प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया, जो कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो चावल और खीर का उदाहरण देख सकते हैं। जो दूध जो है तो वो पॉजिटिव और चावल नेगेटिव आवेश है। तरबूज और उसके बीज, तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा है वो धनावेश है, और ऋणात्मक नेगेटिव आयन उसमें वितरित हैं बीजों की तरफ। तथा ये गोले की त्रिज्या जो है 10⁻10 मीटर है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। और रदरफोर्ड साहब ने जब नाभिक का परीक्षण किया, किस तरह से किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अल्फा कणों की बौछार करवाई लेड प्लेट के थ्रू। ये सोने की प्लेट है और ये जिंक सल्फेट की परत है। जब इस पर करवाई तब आसपास तो सीधी रेखा में अल्फा कण निकलते गए, परंतु एक समय पर, जैसे कि यहाँ पर अगर सेंट्रली एटम है AU जो कि गोल्ड किया जाता है, जब अल्फा कण यहाँ पर विस्तृत हुए तो आप यहाँ से टकराकर इस तरह से अलग अलग कोण पर निकल गए। एक अल्फा कण था जो कि बिल्कुल 180 डिग्री पर मुड़कर वापस निकल गया, और एक 90 डिग्री, एक 120 डिग्री, और बिल्कुल नज़दीक रिपल्शन के भी यहाँ पर निकले, अल्फा कण निकले, जिससे कि प्राप्त होता है कि बीच में एक हाईली वेटेज चीज़ है जिसे हम नाभिक कहते हैं, उससे टकराकर इससे नाभिक की अवस्थिति का प्रूफ मिलता है। प्रकीर्णन अनुप्रयोग में काफ़ी अनिश्चितता अनपेक्षित थे, जो कि थॉमसन मॉडल के सोने की पत्ती के द्रव्यमान। ठीक है। उन्होंने क्या क्या देखा, अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना निकल गए, बल्कि सीधी रेखा में आसपास से निकल गए। बहुत कम अल्फा कण छोटे विक्षेपित हुए थे, जो कि 120-180 डिग्री पर, ठीक है, बिल्कुल प्रतिकर्षण होकर सीधी रेखा में निकल गए। परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण की पत्ती को पार कर जाते हैं। ठीक, कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपित अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होगा, इससे यह पता चलता है कि थॉमस के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेशित समान रूप से बटा हुआ नहीं है, अर्थात खीर, चावल, तरबूज का जो उदाहरण है वो थोड़ा सा गलत है। धनावेश बहुत कम है, कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए, जिससे धनावेशित अल्फा कणों के प्रतिकर्षण का विक्षेपित हुआ। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन के अत्यंत कम नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होती है, अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 होती है। ठीक है। आकार में इस अंतर के अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि नाभिक को क्रिकेट की गेंद जितना माना जाए तो परमाणु त्रिज्या 5 किलोमीटर होगी। इतना छोटा नाभिक होता है कि एक गेंद से 5 किलोमीटर के अनुपात में। उपरोक्त परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड साहब ने नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। नाभिकीय मॉडल में परमाणु पर धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। अधिकांश द्रव्यमान एक केंद्रक में अवस्थित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार तत्वों में, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, बहुत तेजी से घूमते हैं।
अतः रदरफोर्ड परमाणु सौरमंडल से मिलता जुलता है, जो नाभिक के समान समान होता है तथा ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉनों के समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण और स्थिर विद्युत बलों से बंधे हुए रहते हैं, अर्थात एक धनावेश है जहाँ अधिकतर द्रव्यमान इसी के अवस्थित होता है। सौरमंडल में ग्रहों की तरह विचरण करते रहते हैं। यह स्थिर विद्युत आवेश की वजह से जुड़े रहते हैं, अर्थात ये विचरण करते रहते हैं। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉन के कारण होता है, ठीक है। जैसा पहले स्थापित हो चुका है, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है। इसका अर्थ है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या Z के बराबर होती है, ठीक है। अर्थात प्रोटॉन की संख्या हाइड्रोजन नाभिक में 1, सोडियम में 11 होती है। अतः इस परमाणु क्रमांक क्रमशः 1 और 11 होगा। क्रमशः मतलब सोडियम और पोटेशियम में 1 और 11 होगा। परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या Z के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सोडियम और हाइड्रोजन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 और 11 है। परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। उदासीन से समझते हैं आयनीकृत ना हो, जैसे सोडियम प्लस अवस्थित हो तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है। इस वजह से ये उदासीन शब्द का यूज किया गया है। नाभिक पर धनावेश और प्रोटॉन के कारण होता है। धनावेश प्रोटॉन के कारण होता है, परंतु नाभिक में द्रव्यमान प्रोटॉन तथा कुछ उदासीन कणों का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है के कारण होता है। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के न्यूक्लियोस कहते हैं, जो कि सेंट्रली होता है। न्यूक्लियोनों के कुल संख्या के परमाणु के द्रव्यमान की संख्या A होती है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अथवा ये कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉन के कारण होता है और द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कारण होता है। समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं? समभारिक में भार तो समान होता है, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। और समस्थानिक में क्या होते हैं? जिनका परमाणु संख्या तो समान होती है अथवा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर। इनमें कुछ ये कार्बन 14 है, ये समय जीवाश्म में अवेलेबल होता है, जो कि समय अनुसार डिग्रेडेशन होता रहता है। इससे हम अर्धायुकाल और किसी भी जीवाश्म की कितने समय पहले ये जीवित था उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि 1s1, 1s2, 1s3। इसे 1s1 को प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का नाम दिया जाता है। ड्यूटेरियम नाभिकीय विखंडन के जो न्यूट्रॉन्स की मूवमेंट को स्लो किया जाता है, उसमें यूज होता है। नाभिकीय रिएक्टर में यूज किया जाता है। रदरफोर्ड मॉडल के दोष और कमियां। जैसा कि हम जान चुके हैं, उन्होंने सौरमंडल का एक छोटा रूप दिया था। सौरमंडल एक छोटा रूप दिया था जिसे नाभिक को भारी सूर्य और इलेक्ट्रॉनों को हल्के ग्रहों की तरह सोचा गया था। सौरमंडल में चिरसमती ये जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल Gm1m2/r² से नापा जाता है। उसी प्रकार आवेशों को Q1 Q2/r² से नापा जाता है, जहाँ पर Q1 और Q2 जो आवेश है और r त्रिज्या के बराबर है, के स्थिरांक है। कूलम्ब बल गतिकीय रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है, परंतु जब कोई पिंड किसी कक्षा में गति करता है तो उसे त्वरण होना चाहिए। यदि पिंड किसी कक्षा में स्थिर वेग से गति कर रहा है तो भी दिशा परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण होना चाहिए। दिशा परिवर्तन के कारण जब दिशा परिवर्तित करेगा, अर्थात त्वरण ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा उसमें। अतः नाभिकीय मॉडल में कक्षाओं में घूमते ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन का भी त्वरण होना चाहिए। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए, अर्थात त्वरित जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑटोमेटिक विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा। ग्रहों के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आवेशित नहीं होते हैं, इसलिए किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होता है
विकिरण के इलेक्ट्रॉनिक गति से प्राप्त होता है। इस कक्षा में ऑर्बिट छोटी होती है। कक्षाओं का ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के सर्पिलाकार पथ में नाभिक में पहुंचने में 10⁻⁸ सेकंड लगेंगे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अथवा इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन का नाभिक में नष्ट हो जाना, इसको 10⁻⁸ सेकंड लगेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की गति के चिरसम्मति यांत्रिकी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के वर्णन किया गया। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का वर्णन किया जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के किसी स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। ये पूछ सकते हैं कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के अस्थायी हो जाते हैं तो क्यों नहीं हम इलेक्ट्रॉनों के नाभिकों के चारों ओर स्थिर मान लेते हैं। कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन के स्थिर माना जाता है। अत्यधिक घनत्व वाले नाभिक के इलेक्ट्रॉन के विद्युत आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींच लेगा, जिससे थॉमसन परमाणु मॉडल लघु रूप से प्राप्त होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के एक दूसरा गंभीर दोष यह है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करते हैं तथा यह नहीं पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान होते हैं, मूवमेंट करते हैं या उसमें गिर जाते हैं या फिर चावल खीर की तरह व्यवस्थित होते हैं। बोर के परमाणु मॉडल का विकास। रदरफोर्ड के साहब के बाद बोर साहब आए तो उन्होंने क्या मॉडल दिया। ऐतिहासिक रूप से द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से परमाणुओं तथा अणुओं की संरचनाओं के संबंध में अत्यधिक सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, नील बोर ने इन परिणामों का उपयोग करके रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल में सुधार किया, मॉडिफाई किया। बोर ने परमाणु मॉडल के विकास के दो बिंदुओं की अहम भूमिका रही। विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा द्वैत व्यवहार, जिनका अर्थ है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करती है। यह तरंग तथा कण अर्थात मैटर दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करती है। परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम, अर्थात यह फोटोन की तरह भी काम करेंगे और जो कि एनर्जी देने का काम भी करते हैं। और विकिरण जो कि जैसे कि पानी में अगर पत्थर डालने पर आसपास लहरें उठती है, इस तरह से विकिरण की तरह भी कार्य करेगी। पहले हम विद्युत चुंबकीय तरंग का दोनों चर्चा पर द्वैत व्यवहार पर चर्चा करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति। एक्स और वाई प्लेन में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और जेड और एक्स में प्लेन में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यह 90 डिग्री पर एंगल पर होती है। 90 डिग्री के एंगल पर अवस्थित होती है। ये इसी तरह विचरण करती रहती है। हम सूर्य के प्रकाश की किरण है, वो जो अल्ट्रावायलेट, वो प्रकाश की किरण की तरह भी व्यवहार करेगी और एनर्जी पार्टिकल्स फोटॉन्स की तरह भी कार्य करेगी। ये दोनों व्यवहार को एक साथ लेकर चलती है अथवा दोलायमान होती है। इनकी 19वीं सदी के मध्य में भौतिकविदों ने गर्म वस्तुओं से अवशोषित तथा उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की सक्रियता के अध्ययन किया। इन विकिरणों के ऊष्मीय विकिरण कहा जाता है, जिन्हें यह जानने की कोशिश की कि ऊष्मीय विकिरण किससे बने होते हैं। यह भली भांति ज्ञात है कि ऊष्मीय विकिरण विभिन्न आवृत्तियों तथा तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं। आधुनिक अवधारणाओं के पर आधारित है। 19वीं सदी में के मध्य तक नहीं थी। ऊष्मीय विकिरण के सर्वप्रथम सक्रियता से 1850 में हुआ था। 1870 में जेम्स क्लर्क ने मैक्सवेल ने यह सिद्धांत विकसित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अवशोषित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगें अवशोषित कणों द्वारा उत्सर्जित होती है। यह सिद्धांत प्रायोगिक सत्यापन बाद हेनरी हर्ट्ज ने किया। यहाँ हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों के विषय में कुछ तथ्यों को जानेंगे। जेम्स मैक्सवेल क्लार्क ने यह सबसे पहले अवशोषित पिंडों के बीच अन्योन्य क्रियाओं के स्थूल पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार की व्याख्या की। उन्होंने यह सुझाव दिया कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतरित विद्युत और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो वो ड्यूल नेचर दोहरी संरचना पर
90 डिग्री एंगल पर वितरित करते हैं, अर्थात विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को रूप में संचारित करते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। त्वरित करने पर प्रकाश के भी विकिरण एक रूप है। तो प्रकाश की जो थ्योरी है वो भी कुछ इसी तरह से है। पहली बार मैक्सवेल ने बताया कि दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार से संबंधित है। दोलायमान ये इनकी गुणों के बारे में पढ़ेंगे। दोलायमान अवशिष्ट कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। ये दोनों तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। दिशा की संचरण मतलब दिशा इधर है, दोनों विद्युत क्षेत्र ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री पर बिल्कुल लंबवत होगा। ध्वनि तथा जल तरंगों के विपरीत, ध्वनि तथा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में गति कर सकती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तथ्य अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति एक दूसरे के से भिन्न होती है। जिनकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति अर्थात ऊर्जा E बराबर mc², E इक्वल टू hc/λ, ठीक है। ये साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं, अर्थात अलग अलग तरंगदैर्घ्य से अलग अलग कलर्स का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग तरह की ऊर्जा का फॉर्मेशन होगा। स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम हैं। रेडियो आवर्ती क्षेत्र 10⁶ हर्ट्ज के बराबर होगी, जो कि इसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है। सूक्ष्म तरंगे 10⁻² हर्ट्ज, जिसका उपयोग रेडार में किया जाता है अथवा डिफेंस फोर्सेस वगैरह में किया जाता है। किसी भी तरंग की ऊर्जा इक्वल टू hc/λ से नापी जाती है। लेमड़ा यहाँ तरंगदैर्घ्य है और c/λ म्यू जो कि फ्रीक्वेंसी है, जो कि हर्ट्ज प्रति सेकंड इनवर्स में नापी जाती है, हर्ट्ज प्रति सेकंड में नापी जाती है। और ई ऊर्जा है और h प्लांक नियतांक है, जहाँ पर c जो कि वेग है तरंग का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इनवर्स है, और c/λ हर्ट्ज में नापा जाता है। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा उसकी ऊर्जा सबसे कम। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इसका तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा है उसकी ऊर्जा कम है। लंबित रेडियो तरंगे जो कि इनकी जो परास है तरंगदैर्घ्य की, ये लगभग 30 मंजिला इमारत के आसपास करीब इतनी ही होती है। यह इनका एनर्जी लेवल के हिसाब से इनका टेंडर भरे जाते हैं। ये लंबी तरंगे हैं 10⁴ तक इसका तरंगदैर्घ्य होता है। फिर उसके बाद रेडियो तरंगे आती है जो कि FM रेडियो में इनमें यूज़ की जाती है। उसके बाद 10⁻² सूक्ष्म तरंगे, इनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इंफ्रारेड जो अल्ट्रावायलेट है, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें होती है, यहाँ से प्राप्त होता है। इसका जो तरंगदैर्घ्य है 10⁻6 तक होता है। और उसके बाद दृश्य तरंगे, जिनका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जो कि एनर्जी लेवल सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा दृश्यमान होती है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरेज, और उसके बाद गामा रेज। एक्सरेज का यूज़ ये एक्सरेज हड्डियों से आर पार नहीं हो पाती है, इनको अवशोषित हो जाती है हड्डियों में, अब परंतु मसल्स में अवशोषित नहीं हो पाती, ये इसको पार कर जाती है। और गामा रेज ये न्यूक्लियर तरंगे है। यहाँ गामा रेज है ऋणात्मक, बीटा वेव्स है जो कि ऋणात्मक ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ही निकलती है। अब है विद्युत चुंबकीय विकिरण का कणीय प्रकृति। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जिसे बोलते हैं, विवर्तन, डिफ्रैक्शन या व्यतिकरण, इंटरफेक्शन जैसी कुछ प्रायोगिक घटनाएं का विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है। जैसा कुछ परीक्षणों 19वीं शताब्दी में पारंपरिक भौतिक कलाताएं
विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से भी वर्णित नहीं किया जा सकता। ये प्रेक्षण कुछ निम्न प्रकार के: गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, कृष्णिका अर्थात ब्लैक बॉडी रिडक्शन, अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो ब्लैक चीज़ें हैं ये किरणों का अवशोषण भी ज़्यादा करती है, उत्सर्जन भी ज़्यादा करती है। इसका एक उदाहरण देखें। बंद कमरे में एक जब छेद होता है, वहाँ से अगर प्रकाश का इंटरेक्शन होता है तब पूरे कमरे में प्रकाश का व्यतिकरण होता है, सॉरी डिफ्रैक्शन होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो विकिरण है ये कुछ पानी की बूंदों पानी की तरह मूवमेंट करती है। धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, विद्युत ये एक्सरेज में यूज की जाती है। अर्थात जब किसी न्यूक्लियस के नज़दीक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर अगर कुछ फोटोन की आवृत्ति पड़ती है तब वो उच्च ऊर्जा स्तर में निकल जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निकलता है। अर्थात वो इसके पश्चात वो अपनी स्थिर अवस्था में वापस आना चाहेगा, जिस वजह से वो विकिरण का उत्सर्जन करेगा, फोटोन का निष्कासन करेगा, जो कि अलग अलग कलर को फॉर्मेशन करेगा, कलर का भी फॉर्मेशन करेगा। अगर यहाँ से बाहर से ऊर्जा अगर फोटोन के रूप में ज़्यादा ही प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, वो 13.6 ही अगर प्रोवाइड करवाई दी जाए तो यह परमाणु से ही, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से ही बाहर निकल जाएगा। ठोसों के तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन अथवा ऊष्मा धारण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणु को देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम, ये परिघटनाएं इंगित करती है कि केवल निकाय केवल किसी विशेष मात्रा में ही ऊर्जा ले सकता है, ऊर्जा को ले सकता है। सभी संभावित ऊर्जाएं ग्रहण तथा उत्सर्जित नहीं की जा सकती, अर्थात विशेष मात्रा में ही ले सकती है। 13.6 ही ले सकती है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती। सभी ऊर्जाएं ग्रहण या उत्सर्जित की जा सकती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि 1900 में मैक्स प्लांक द्वारा सबसे पहले उपरोक्त उल्लेखित कृष्णिका विकिरण, ब्लैक मैटर बॉडीज की परिघटना को समझाने का प्रयत्न किया गया। आगे देखा गया है गर्म वस्तुएं विस्तृत परास में विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य के विकिरण के उत्सर्जित होती है। उच्च ताप पर विकिरण का बड़ा भाग स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होता है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो लघु तरंगदैर्घ्य नीला प्रकाश अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए किसी लोहे की छड़ को भट्टी में गर्म करने पर उसका रंग पहले हल्का लाल होता है, फिर होता है जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिक लाल होता जाता है। इसे और गर्म करने पर इसमें निकलने वाले विकिरण का रंग सफ़ेद हो जाता है, जैसे कि सूर्य। जब ताप बहुत अधिक हो जाता है यह नीला हो जाता है, जैसे कि गैस फ्लेम। ऊपर तो येलो कलर का होता है, फिर हल्का सा सफ़ेद होता है, फिर उसके नीचे नीला कलर प्रदर्शित करता है। अर्थ यह है कि लाल विकिरण किसी विशेष ताप पर अधिक तीव्र होती है तथा दूसरे किसी ताप पर नीले विकिरण अधिक तीव्र होती है। अर्थात हम गर्म वस्तुओं को उत्सर्जित किसी विकिरण के तरंगदैर्घ्य के विकिरणों के तीव्रता वस्तुओं के ताप पर निर्भर करती है कि वो किस तरह के विकिरण उत्सर्जित करती है। 1850 के अंत में ज्ञात हो चुका था कि किसी द्रव्यों से निर्मित वस्तुओं के किसी तापों पर रखी हो तो वो विभिन्न मात्राओं में विकिरण उत्सर्जित करती है। अतिरिक्त यह है कि जब किसी वस्तु का प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण विकिरित किया जाता है तो विकिरित ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे ही परावर्तित होता है, ऐसे ही कुछ मात्रा में परावर्तित होता है, अर्थात विसर्जित होता है। कुछ भाग अवशोषित होता है और तथा कुछ भाग प्रेक्षित होता है। अपूर्ण अवशोषण का कारण यह है कि नियमानुसार साधारण वस्तुओं का विकिरण का अपूर्ण अवशोषक होता है। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, कृष्णिका ब्लैक बॉडी कहलाता है। इस पिंड में उत्सर्जित विकिरण का कृष्ण विकिरण कहते हैं। वास्तव में ऐसा कोई पिंड नहीं होता है। कार्बन ब्लैक लगभग कृष्णिका के बहुत समान होते हैं। कृष्णिका का एक अच्छा भौतिक सन्निकट
सूक्ष्म छिद्र एक गुहा होता है जिससे एक छिद्र के अलावा अन्य कोई द्वार नहीं होता है। गुहा में छिद्र से प्रवेश करने के लिए कोई भी किरण गुहा के भीतर दीवारों से परावर्तित होती है, अंत में गुहा की दीवार में अवशोषित हो जाती है। मतलब यहाँ से एंट्री मारता है, बाहर निकलने के लिए जगह है नहीं ब्लैक बॉडी में, और यहाँ पर अवशोषित हो जाता है, पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। कृष्णिका विकिरण ऊर्जा को आदर्श रेडिएटर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कृष्णिका अपने परिवेश के साथ तापीय साम्य में होती है। ये दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में इतनी ऊर्जा विकिरित करता है उसने परिवेश से अवशोषण की थी। जितनी उसने परिवेश से अवशोषण की थी वो सब विसर्जित कर देता है। उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, विकिरण की तीव्रता, उसका स्पेक्ट्रम के वितरण केवल उसके ताप पर निर्भर करता है। दिए गए तापमान पर विसर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ बढ़ती है। किसी एक तरंगदैर्घ्य पर यह अधिकतम होती है, उसके बाद तरंगदैर्घ्य के बढ़ने की घटना शुरू हो जाती है। दिखाया जाता है कि अतिरिक्त जैसे जैसे ताप बढ़ता है वक्र की उच्चतम मैक्सिमम लघु तरंगदैर्घ्य और स्थानांतरित हो जाती है। विकिरण की तीव्रता पूर्वानुमान लगाने के लिए विकिरण की तीव्रता को तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त परिणामों के संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी है। मैक्स प्लांक ने इस मान्यता के आधार पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया कि विकिरण का अवशोषण उत्सर्जन दोलित्र कृष्णिका की दीवारों के परमाणु से उत्पन्न होता है। यह लगातार विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के दोलित्रों के आधार पर ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। प्लांक ने यह माना कि विकिरण को ऊर्जा के विभक्त डिस्ट्रेस भागों में बांटा जा सकता है। मैक्स प्लांक ने मान्यता दी कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित करते हैं, न कि अनवरत रूप से। ठीक है, अवशोषित करते हैं विविक्त मात्राओं में, न कि अनवरत रूप में। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक क्वांटम कहते हैं। विकिरण की एक क्वांटम की ऊर्जा ई उसकी आवृत्ति न्यू तथा समानुपाती होती है। ई इक्वल टू एच न्यू। अनुपातिक स्थिरांक एच को प्लांक स्थिरांक कहा जाता है, जिसका मान 6.626 × 10⁻34। एच का मान ये होता है क्वांटीकरण की तुलना में सीढ़ियों पर खड़े होने से की गई है। क्वांटीकरण की तुलना सीढ़ियों पर खड़े होने से की गई है। कोई भी व्यक्ति सीढ़ियों से के किसी भी पायदान पर खड़ा होकर उसकी सीढ़ी के दो पायदानों के बीच होना संभव नहीं है। दो पायदानों के बीच खड़ा होना संभव नहीं है। ऊर्जा का मान निम्नलिखित समुच्चय में भी परंतु इनके बीच में कोई मान नहीं हो सकता है, जैसे कि 0, या तो 0 होगा, एच न्यू होगा, 2 न्यू, 3 न्यू, 4 न्यू, इसी तरह एन न्यू के समथिंग होगा। जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है, पहले तो तीव्रता बढ़ रही है, फिर अचानक से घट रही है। T1 तापमान भी करीब करीब यही होगा, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य अधिक तरंगदैर्घ्य पर ताप बढ़ता रहेगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्लांक कृष्णिका से विभिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता वितरण की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में व्याख्या कर सकती है। यह मैक्स प्लांक साहब 1857 की क्रांति के बाद जन्मे थे, 1858 से आज़ादी तक। प्रकाश विद्युत प्रभाव 1827 में एच हर्ट्ज ने बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया, जिसमें कुछ वस्तुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि के प्रयोग से उपयुक्त आवृत्ति का वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम कुछ इस प्रकार है। धातु की सतह पर प्रकाश पुंज के टकराते ही उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। प्रकाश पुंज से के टकराने के बीच समय अंतराल टाइम लैग नहीं होता है। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर समानुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे और निकलने की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। प्रति धातु के लिए अभिलक्षणीय न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिसे देली आवृत्ति कहते हैं। कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है।
न्यू और न्यू नोट, जो कि शुरुआती न्यू नोट आवृत्ति के निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ता है। उपरोक्त सारे परिणामों की व्याख्या पारंपरिक भौतिकी के नियमों के आधार पर नहीं की जा सकी है। उस नियमों के अनुसार प्रकाश की किरण की ऊर्जा की मात्रा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश का पुंज ये धातु की प्लेट है, इस पर टकराता है, जो कि आवेशित करता है इसको। और जब बैटरी निर्वात नली में बैटरी प्रोवाइड करी जाती है, यहाँ धनावेश या ऋणावेश, तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना काफ़ी आसान हो जाता है। अर्थात ये सीधी रेखा में धनावेश की तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हैं और प्रकाश पुंज से धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, निर्भर करते हैं। जिस वजह से व्याख्या तीव्रता दी गई है, ठीक है। इस प्रयोग को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अर्थात ये दहलीज आवृत्ति है जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में मदद करती है। अगर इससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अर्थात जितनी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी उतनी ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। धातु की सतह से पुंज टकराने पर कणों को फोटोन के पुंज से टकराना समझा जा सकता है। जब पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन धातु की परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो परमाणु की धातु तुरंत बाहर निकल जाता है। ऊर्जा जितनी अधिक होगी, फोटोन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी, उतना ही ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, निष्कासित होगा, गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। चूंकि टकराने वाला एच का इलेक्ट्रॉन निष्कासित आवश्यकता न्यूनतम ऊर्जा एच, जिसे कार्यफलन W0 भी कहा जाता है। अतः ऊर्जा का अंतर एच माइनस एच नॉट होगा। अतः इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो प्रारंभिक दहलीज ऊर्जा प्लस हाफ mv² जो इलेक्ट्रॉन का वेग है उसके बराबर होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। प्रकाश के कण के समान प्रकृति ने वैज्ञानिकों के सामने असमंजस्य की स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसमें कृष्णका का विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव के संतोषजनक व्याख्या की है, परंतु दूसरी तरफ यह प्रकाश के तरंग जैसे व्यवहार, जिसे विवर्तन व्यतिकरण जैसी परिघटनाओं की व्याख्या की जा सकती थी। व्यक्तिगत नहीं था के साथ युक्तिसंगत नहीं था। मतलब यह व्यवहार इस दुविधा को हल करने के लिए एक उपाय था। मान लिया कि प्रकाश के कण और तरंग जैसे दोनों गुण अर्थात द्वैत व्यवहार होता है। प्रकाश के आधार पर प्रयोग के आधार पर हम पाते हैं कि प्रकाश तरंग या कण के समान व्यवहार, जबकि द्रव्य के साथ विकिरण का व्यवहार माना जाता है कि अनन्य क्रिया होती है। तब यह कण जैसे गुण प्रदर्शित करता है, विकिरण के संचरण होता है, तब यह तरंग जैसे गुण व्यतिकरण अथवा विवर्तन दर्शाता है, अर्थात स्कैटरिंग इफेक्ट शो करता है। द्रव्य और विकिरण की प्रचलित धाराओं को देखते हुए संकल्पना एकदम नई थी। विकिरण लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए काफ़ी समय लगा। जैसा कि आप देखते हैं कि सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन भी तरंग कण वाला द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करता है। अर्थात कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और फोटोन की तरह दोनों और विद्युत चुंबकीय दोनों द्वैत व्यवहार, कोई भी विकिरण दो डबल व्यवहार मैटर की तरह और लाइट की तरह दोनों की तरफ व्यवहार करती है। क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए परमाणुक स्पेक्ट्रा। प्रकाश की गति उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकाश की गति उस अर्थात निर्वात में और जो जैसे ऑर्गन टेस्ट ट्यूब में या फिर हवा में या पृथ्वी पर या फिर मंगल ग्रह पर, सबकी अलग अलग प्रकृति होती है, प्रकृति पर निर्भर करती होती है। उस प्रकाश की गति उस पर निर्भर करती है, जिससे यह गुजरती है। एक दूसरे तक जाने पर प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से मुड़ जाती है, अर्थात अपवर्तित रिफ्रैक्ट हो जाती है। प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश की किरण को गुजरने पर यह देखा गया है कम तरंगदैर्घ्य की लंबी तरंगदैर्घ्य की तरंग की तुलना में अधिक झुक जाती है, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश के पास में सभी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश तरंगें होती है। अर्थात सफ़ेद प्रकाश में सभी तरह की 7 से 8 कई प्रकार की तरंगदैर्घ्य होती है, अर्थात कई प्रकार का रंग होते हैं सफ़ेद प्रकाश में। यह रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैली जाती है जिसे स्पेक्ट्रा कहा जाता है।
स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब कई रंगों का प्रकाश। लाल रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है का विचलन सबसे कम होता है, जबकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली बैंगनी कलर की विचलन की सबसे अधिक होती है। सफेद रंग के प्रकाश जो हमें दिखाई देता है स्पेक्ट्रम 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के बैंगनी रंग के प्रकाश को लेकर 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के लाल रंग तक होती है। यह स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। सतत इसलिए क्योंकि बैंगनी रंग नीले रंग में और नीले रंग हरे रंग में मिलता है। समझ? नीला रंग इसलिए बैंगनी रंग नीले रंग में और नीला रंग हरे रंग में मिलता है। अन्य रंगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आकाश में इंद्रधनुष बनता है तब ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। याद रखिए कि दृश्य के विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक बहुत छोटा भाग होता है। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करती है तो परमाणु और अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर पर यह अस्थायी अवस्था में रहते हैं। ये कम ऊर्जा वाले में अधिक के तलस्थ अवस्था में लौटते हैं। इस वजह से चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। अर्थात जब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाएगा और पी से वापस जब एस में आएगा तब यह अवशोषित करके पहुंचा था, उत्सर्जित करके वापस जब स्थिर अवस्था में आएगा तब वह विद्युत चुंबकीय के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा। किसी पदार्थ में अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है। परमाणु अणु या आयन विकिरण से अवशोषण या उत्तेजित हो जाते हैं। उत्सर्जन की स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करके अथवा विकिरण करके ऊर्जा दी जाती है। जब प्रतिदर्शी अवशोषित कर निष्कासित करते हैं तो उत्सर्जित विकिरण तरंगदैर्घ्य आवृत्ति को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह होता है। जब विकिरण सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्घ्य का अवशोषण कर लेते हैं। द्रव्य के अवशोषित के विकिरण के संगत लुप्त तरंगदैर्घ्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाएं में रूपों में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है। उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। जैसा ऊपर बताया गया है, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम सतत होता है क्योंकि उसमें दृश्य प्रकाश के लाल से बैंगनी तक सभी तरंगदैर्घ्य अवस्थित होते हैं। इसके विपरीत गैस अवस्था में परमाणुओं को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैंगनी तरंगदैर्घ्य के सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु उसमें केवल तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है जिसके बीच काले स्थान रहते हैं, काले डॉट काले स्थान रहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणु स्पेक्ट्रम कहा जाता है क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम के चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन के रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के विशेष महत्व होता है। प्रत्येक तत्व का अपना एक विशेष, ये देखिए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, ब्लैक लाइनिंग, कलरफुल लाइनिंग में ब्लैक मैटर, प्रिज्म से व्हाइट प्रकाश जब गुजर जाता है तो कलरफुल, व्हाइट प्रकाश कलरफुल रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। रासायनिक विश्लेषणों में परमाणु स्पेक्ट्रम की अभिलक्षण रेखाएं अज्ञात परमाणुओं को पहचानने के लिए उसी प्रकार के उपयोग में लाई जाती है जिस प्रकार अंगुलियों के निशान पर मनुष्यों को पहचानने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बारीक चीज़ है। ज्ञात परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं के यथार्थ मिलान अज्ञात प्रतिदर्श की रेखाओं से तत्वों को पहचानने के लिए रॉबर्ट बुशमैन ने सर्वप्रथम किया था। जैसे रूबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंटेरियम और गैलियम स्कैंडियम तत्वों की खोज तब हुई थी जब खनिजों के स्पेक्ट्रम विश्लेषकों द्वारा की गई थी तथा हीलियम की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम विधि द्वारा ज्ञात की गई थी। अर्थात उसमें फोटोन का अवशोषण करवाया गया, फिर एमिशन करवाया गया कि उपकोश में एनर्जी लेवल कितना है, उस वजह से परमाणु क्रमांक कितना होना चाहिए ये ज्ञात करने के लिए।
हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम मतलब जो n बराबर 1 उपकोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों का विचरण पहली श्रेणी को लाइमन श्रेणी, दूसरी को बामर, तीसरी को पार्सन श्रेणी का नाम से प्रदर्शित करते हैं और चौथी को ब्रैकेट, पांचवी को फंड। इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र में ऊर्जा प्राथमिक उपकोश में इलेक्ट्रॉनों का विचरण से पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है, दूसरी में दृश्य तरंगे अर्थात कलरफुल लाल, हरी, नीली, बैंगनी, और तीसरी से पार्श्व श्रेणी में अवरक्त तरंगे, चौथी में अवरक्त, पांचवी में अवरक्त अथवा इंफ्रारेड। अर्थात जब इलेक्ट्रॉनों का विचरण दूसरे उपकोश से होता है तब उनका एनर्जी लेवल या इसे रिनेबल स्थिरांक के नाम से जाना जाता है म्यू। हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम सभी तत्वों के स्पेक्ट्रम की तुलना में सबसे सरल होता है। हाइड्रोजन का सबसे सरल होता है। भारी परमाणुओं का रेखा स्पेक्ट्रम अधिक जटिल होता है, परंतु सभी उपकोशों में इलेक्ट्रॉन का कुछ लक्षण समान होते हैं। प्रत्येक तत्व के रेखा स्पेक्ट्रम विशेष प्रकार का होता है। प्रत्येक तत्व के रेखा स्पेक्ट्रम को नियमितता होती है। अब प्रश्न उठता है कि इन लक्षणों के क्या कारण हो सकते हैं कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरचना से होता है, परमाणु की तरह इलेक्ट्रॉनिक संरचना से होता है। इस प्रकार के प्रश्नों की जानकारी देखने के लिए हम पुत्रों को इलेक्ट्रॉनिक संरचना से समझना सुविधाजनक है। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल। बोर साहब ने क्या बताया पहले? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या में ऊर्जा के वृत्ताकार पथ में घूम सकता है। वृत्ताकार पथों में हम कक्ष तथा स्थायी अवस्था में अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। अनुमत और स्थायी अवस्थित ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर केंद्रित रूप से व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित तरीके से विचरण करता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं अपरिवर्तित होती है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन के निम्न स्तरीय स्तर से उच्च स्थायी स्तर पर जाएगा तब आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इलेक्ट्रॉन को उच्च स्तर में निम्न स्तर वापस उत्सर्जन करेगा। डेल्टा ई के अंतर वाले दो स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित तथा उत्सर्जित विकिरण को निम्न प्रकार से बताया गया है। म्यू इक्वल टू डेल्टा ई अर्थात ऊर्जा का अंतर अपॉन प्लांक स्थिरांक E2 माइनस E1, मतलब कि दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आने पर ऊर्जा का अंतर। यह बोर की आवर्ती का नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। दी गई स्थायी अवस्था में निम्नलिखित समीकरण को दर्शाया गया है। MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। एन क्या है? पूर्णांक, मतलब कि उपकोश। जैसे पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, वेग प्राप्त करता है, तब उनका जो कोणीय संवेग है वो NH अपॉन 2 पाई के गणितीय रूपफलन को प्रदर्शित करता है। यह बोर साहब ने बताया था। ये अर्थात जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, पहली इक्वेशन समझिए। किसी भी उपकोश में जब इलेक्ट्रॉन विचरण करता है तब उस पर इंटरनल फोर्स और कोणीय संवेग वाला फोर्स अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और संवेगीय बल दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और संवेगीय फोर्स दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या। इक्वेशन 2 ये हुई। और FC इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ये हुई थर्ड इक्वेशन। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.38 इंटू 10⁻12। और Q1 Q2 में क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन का आवेश और न्यूक्लियस का आवेश क्या होता है? ZE, तब ZE स्क्वायर। इसी तरह इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को हल करने पर त्रिज्या क्या प्राप्त होगी? R इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई Z, ये एंगस्ट्रॉम में होगी। 0.53 n स्क्वायर बाई Z एंगस्ट्रॉम में, जहाँ Z क्या है? एटॉमिक नंबर
n क्या है, पूर्णांक संख्या अर्थात उपकोषों की संख्या। जैसे जैसे कक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे त्रिज्या चेंज होती जाएगी। जहाँ पर r प्राप्त हो गया 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जी एंगस्ट्रॉम में। वहाँ पर वेलोसिटी भी प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि एम वी आर सम इक्वेशन 1 में इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर r का मान रखने पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो इस तरह से, तो वेग की प्राप्ति क्या होगी 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकंड में है। और जहाँ वेग प्राप्त हो गया वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की प्राप्ति भी हो जाएगी। कैसे? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इससे वेग का मान रखने पर और द्रव्यमान का मान रखने पर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर, इसका फॉर्मूला होता है, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। वैसे जब इसको सोल्व आउट करेंगे स्थितिज ऊर्जा को, तब -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगा। देन टोटल एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल आएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात ये कह सकते हैं कि इतनी ऊर्जा किसी उपकोष में विचरण इलेक्ट्रॉन को देने पर, फोटोन के थ्रू या पराबैंगनी किरणों से या देने पर वो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाएगा, उसको आवेशित कर देगा अर्थात धनावेशित कर देगा। इसको विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जिसे हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या, जब एनर्जी लेवल सेकंड उपकोष से फर्स्ट उपकोष में आता है तब उसका एनर्जी लेवल चेंज होता है। उसका जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो रेनबर्ग कांस्टेंट इनटू उपकोष में परिवर्तन की जो अंतर है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर उसके बराबर होगा। रेनबर्ग कांस्टेंट जो फलन आया, रेनबर्ग साहब ने दिया 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और उपकोष किस, जैसे कि पांचवें उपकोष से आया तो 1/n1 स्क्वायर किस में आया, दूसरे में आया 1/n, यहाँ पर 1 दूसरे में आया तो 2 का स्क्वायर माइनस कहाँ से आया 1/5 का स्क्वायर। तब इसका जो फलन प्राप्त होगा वो इक्वेशनली एनर्जी इसकी मिल सकती है। और ये वाली एनर्जी किसी एक उपकोष में विचरण करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, परंतु यह एनर्जी का अंतर है, तीसरे से दूसरे में या पांचवें से पहले में आया, पांचवें से तीसरे में आया, तब उसके इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में कितना अंतर आया, आंतरिक फलन है। बोर मॉडल की सीमाएं, इसमें कोई संदेह नहीं कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल से कहीं बेहतर था। हाइड्रोजन परमाणु जैसे अन्य आयनों के हीलियम, लिथियम, बेरिलियम +3 के स्पेक्ट्रम के स्थायित्व की व्याख्या कर सकता था, लेकिन बोर के मॉडल के अनुसार बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सकता। परिष्कृत स्पेक्ट्रम में तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन पर स्पेक्ट्रम की संरचना दिक अर्थात पास पास स्थित दो रेखाएं की व्याख्या से विफल रहा। यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या असमर्थ रहा। उदाहरण के लिए हीलियम परमाणु केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम परमाणु में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोर का सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम में रेखाओं के विपाटन, जीमन प्रभाव जिसे बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में स्पेक्ट्रम में रेखाओं के विपाटन, स्टार्क प्रभाव को स्पष्ट करने में भी विफल रहा। अंत में यह परमाणु रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में उपरोक्त सारी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत की आवश्यकता है, ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता है जो जटिल परमाणुओं के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कर सके, परमाणु के यांत्रिकी मॉडल की ओर। अर्थात बोर मॉडल है वो उदासीन अणुओं या परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन, जो कोणीय संवेग और एनर्जी लेवल, अवशोषित और विसर्जित ऊर्जा का स्तर वही बता सकता था।
आयनीकृत कंपाउंड जैसे सोडियम प्लस, लिथियम, लिथियम वगैरह जो मेटलिक कंपाउंड जी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है उसके उनके बारे में नहीं बता सका। इनके अलावा इनकी रिएक्शंस होती है उनको भी नहीं बता सके। उसके बाद पढ़ते हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर। बोर मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए परमाणुओं के अधिक उपयुक्त और साधारण मॉडल के विकास के प्रयास किया गया, जिनमें दो महत्वपूर्ण योगदान है। ये द्वैत व्यवहार है एक तो, और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। द्रव्य का द्वैत व्यवहार, ये दोनों तरह से फोटोन की तरह एनर्जी लेवल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने डी ब्रोगली में प्रतिपादन किया विकिरण के तरह द्रव्य द्वैत व्यवहार की तरह प्रदर्शित करना चाहिए, अर्थात द्रव्य के कण तथा तरंग के दोनों की तरह गुण होने चाहिए। इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन का जब स्पार्किंग होता है तब वो एनर्जी कण की तरह व्यवहार करता ही करता है, परंतु स्कैटरिंग जो लाइट इफेक्ट है वो भी प्रोड्यूस करता है। अर्थात द्रव्य तरंग जैसे पानी में एक पत्थर मारने पर तरंग इस तरह से विचरण करती है, बढ़ती हुई आगे बढ़ती है। इसी तरह कण और तरंग दोनों तरह, कण से क्या मतलब है, फोटोन से, फोटोन की तरह कोणीय संवेग तथा तरंगदैर्घ्य होते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी संवेग और तरंगदैर्घ्य होता है, जिसमें लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन पी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जहाँ एम कणों का द्रव्यमान वी वेग है, पी उसका संवेग है। डी ब्रोगली के इन विचारों की पुष्टि प्रयोगों द्वारा तब हुई जब देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का पुंज का विवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन अर्थात स्कैटरिंग इफेक्ट, किसी छेद में से लाइट का स्कैटरिंग करता है, विवर्तन। जो तरंगों का लक्षण, इस सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी की रचना की गई। इलेक्ट्रॉनों की तरह व्यवहार तरंग जैसे व्यवहार पर उसी प्रकार आधारित है जिस प्रकार साधारण सूक्ष्मदर्शी के रचना प्रकाश के तरंग प्रकृति पर आधारित है। आधुनिक वैज्ञानिकों के शोध कार्यों के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अति सूक्ष्म वस्तुओं के 150 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है। यह ध्यान देने के बाद डी ब्रोगली ने प्रत्येक गतिशील वस्तु के तरंग के लक्षण होते हैं। प्रत्येक गतिशील वस्तु में तरंग के लक्षण होते हैं। साधारण वस्तुओं के अधिक द्रव्यमान होने के कारण उनके संबंधित तरंगदैर्घ्य इतनी कम होती है। जैसे कि बड़ी गेंद है, गेंद को अगर फेंका जाता है तो वो द्रव्यमान अधिक होने के कारण उनकी तरंगदैर्घ्य इतनी कम होती है कि उनके गुणों का पता नहीं चल पाता। परंतु अगर बिल्कुल सूक्ष्म कण जो आंखों से ना देखा जाए, इलेक्ट्रॉनों और अवरक्त कणों के द्रव्यमान बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से तरंगदैर्घ्य का प्रयोग द्वारा पहचाना जा सकता है। अर्थात जैसे कि लाइट, लाल रंग कलर का फॉर्मेशन होता है। उनके बाद आया हाइजेनबर्ग का अनिश्चयता सिद्धांत। द्रव्य और विकिरण दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप एक जर्मन भौतिक विज्ञानी हाइजेनबर्ग ने 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, जिसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जहाँ उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की अवस्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल है, परंतु उसकी प्रायिकता जहाँ होने की संभावना है उस पर प्रतिपादन किया। उस आधार पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जहाँ एक्स क्या है, पोजीशन, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ये इरर की फॉर्मेशन में होता है, और कोणीय संवेग ये भी इरर की फॉर्मेशन में होता है। पोजीशन ऑफ मोमेंटम जो कि ज्ञात नहीं कर सकते, इरर की फॉर्मेशन में होता है। यह अनिश्चय इतनी अधिक होती है कि इलेक्ट्रॉनों को बोर की कक्षाओं में गति करता हुआ मानने की चिरसम्मत अवधारणा को अप्रमाणिक साबित कर सके। अतः इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग में परिशुद्ध कथन को प्रायिकता कथन से प्रतिस्थापित करना होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन दिए हुए स्थान अथवा संवेग पर रखता है। ऐसा प्रमाणित क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में होता है। वर्नर हाइजेनबर्ग। बोर मॉडल की विफलता के कारण। बोर में विफलता के कारण को समझ सकते हैं। बोर की इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण के रूप में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता हुआ माना जाता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण के कोई विचार नहीं किया गया। तरंग लक्षण का विचार नहीं किया गया। इस पर सभी तरह पूरी तरह तभी परिभाषित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का सही वेग और सही स्थिति
दोनों का पता हो। हाइजेनबर्ग ने इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी डेल्टा पी ये कोणीय संवेग और स्थिति का इरर बताया गया है, उनकी उपस्थिति का प्रॉपर नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में केवल द्रव्य के दोहरे व्यवहार की अनदेखी करता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत है, अनिश्चितता सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है बोर का मॉडल। इस प्रकार सहज कमजोरियों के कारण बोर के मॉडल को अन्य परमाणु के लागू नहीं किया जा सकता। अतः परमाणु संरचना के बारे में ऐसे विचारों की आवश्यकता थी जिनसे प्राप्त परमाणु मॉडल की तरंग कण वाले दोहरे व्यवहार और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के रूप में हो। ऐसा क्वांटम यांत्रिकी के उद्गम द्वारा संभव हुआ है। परमाणु का क्वांटम मॉडल अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम को पढ़ते हैं। जैसा कि पूर्व खंड में बताया गया है, न्यूटन की गति के नियमों के आधार पर विकसित चिरसम्मति यांत्रिकी द्वारा स्थूल पदार्थों के गिरते हुए पत्थर, चक्कर लगाते हुए आदि ग्रहों के जिनका व्यवहार कण जैसा होता है, उनकी ये प्रकृति होती है कि गति सफलतापूर्वक वर्णन किया जा सकता है, किंतु यह अति सूक्ष्म कणों, ये इलेक्ट्रॉन, अणु, परमाणु पर आधारित लागू किया जाता है तो यह विफल हो जाता है, अर्थात इन पर लागू नहीं किया जाता। ऐसा होने के कारण यह है कि चिरसम्मत द्रव्य परमाणु कणों के दोहरे व्यवहार की संकल्पना, दोहरे व्यवहार अर्थात कण और विकिरण अनिश्चितता नियम की उपेक्षा करती है, तो द्रव्य के दोहरे व्यवहार की रखकर विकसित विज्ञान क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। क्वांटम में मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार के बारे में, इनकी जो विकिरण की प्रकृति अर्थात द्रव्य की प्रकृति है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ किस किस उपकोष में कितनी कब अवेलेबल होता है, उनके बारे में साइट जिसे कहते हैं। क्वांटम यांत्रिक में एक सिद्धांत विज्ञान है जिसमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं के गतियों के अध्ययन किया जाता है जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती है। तरंग तथा कण दोनों के गुण दर्शाती है। यह ऐसा इसलिए वस्तुओं की गति के नियमों के निश्चित होती है। जब क्वांटम यांत्रिकी को स्थूल वस्तुओं जिनकी तरंगीय गुण अति न्यून होता है, स्थूल कण जिनकी तरंगीय गुण अति न्यून होते हैं, पर लागू किया जाता है, तब चिरसम्मति यांत्रिकी परिणामों के जैसे परिणाम प्राप्त होते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग, इरविन श्रोडिंगर द्वारा अलग अलग क्वांटम यांत्रिकी का विकास किया गया था, दोनों द्वारा अलग अलग। इसमें प्रायिकता बताई गई थी और श्रोडिंगर साहब द्वारा अलग अलग। ये अब आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर श्रोडिंगर द्वारा विकसित क्वांटम यांत्रिकी पर चर्चा करेंगे जो तरंगों की गति के विचार पर आधारित है। तरंगों की गति के विचार पर आधारित है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिनमें 1933 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये समीकरण जो डी ब्रोगली द्वारा बताई गई थी, वो कण तथा तरंग दोहरे व्यवहार के ध्यान में रखता है, मतलब दोनों का व्यवहार को ध्यान में रखता है। काफ़ी जटिल है यह, इसे हल करना के लिए उच्च गणित की परिपक्वता की आवश्यकता होना आवश्यक है। विभिन्न निकायों के लागू करने के बाद अपने आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे निकाय परमाणु तथा अणु, उनकी ऊर्जा समय में परिवर्तित नहीं होती है। श्रोडिंगर समीकरण के लिए इस पर ये कंडीशन है। परमाणु अणु ऊर्जा समय के अनुसार जिनकी ऊर्जा में समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, एच साई इक्वल टू ई साई, जहाँ एच एक गणितीय संकारण है, ऑपरेटर है, जिसे हैमिल्टन कहते हैं। और श्रोडिंगर ने बताया कि इस निकाय की कुल ऊर्जा के व्यंजक से इस संकारण को कैसे लिखा जा सकता है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा उसके अपरमाणुक कणों, इलेक्ट्रॉनों और नाभिक की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन तथा नाभिकों के बीच आकर्षण के एवं प्रतिकर्षण विभव से संबंधित है। इस समीकरण का हल ई तथा साई के मानों से प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण। जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया जाता है, श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन के लिए हल किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर और उनके संगत तरंग फलन साई प्राप्त होते हैं। ये क्वांटिक ऊर्जा स्तर और उसके संगत तरंगे फलन श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। 3 क्वांटम संख्याओं, क्वांटम संख्या n, विशिंगी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या m1 मैग्नेटिक द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। L बोले तो
एजीमुथल, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो श्रोडिंगर समीकरण के प्राकृतिक हल से प्राप्त होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसके संगत तरंग फलन के इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी विद्यमान होती है। तरंग फलन एक गणितीय फलन है जिसका मान परमाणु के इलेक्ट्रॉन के निर्देशों पर निर्भर करता है। इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। हाइड्रोजन और उसके समान स्पीशीज के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के तरंग फलन एक इलेक्ट्रॉनिक निकाय है कहलाते हैं। एक परमाणु के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उस बिंदु पर साइन स्क्वायर के समानुपाती होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की सफलतापूर्वक प्रागुक्ति कहते हैं। इसके अतिरिक्त परिघटनाओं को व्याख्या करता है जो बोर मॉडल के द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकी है। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण में बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर लागू करने पर प्राय कुछ कठिनाइयां सामने आती है। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के श्रोडिंगर समीकरण का यथार्थ हल नहीं दिया जा सकता था। इस कठिनाई को सन्निकट विधि के उपयोग द्वारा दूर किया गया है। कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों से बहुत अधिक भिन्न नहीं होते हैं। इनमें मुख्य भिन्नता नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण फलतः कक्षक कुछ छोटे हो जाते हैं। आप आगे के उपखंडों में पढ़ेंगे जब बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षकों की ऊर्जाएं n और l क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों की ऊर्जा केवल n क्वांटम नंबर पर निर्भर करती है, अर्थात s ऑर्बिटल्स ही होते हैं इनमें। इस वजह से हाइड्रोजन का सिर्फ और सिर्फ n पर निर्भर करता है और अधिक जिनका परमाणु क्रमांक अधिक होता है उनमें n और l दोनों होते हैं। अजीमुथल और मैग्नेटिक भी काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण क्या है? परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में परमाणु संरचना का वो चित्र है जो परमाणु के श्रोडिंगर समीकरण लागू करने से प्राप्त होता है। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात इसके केवल कुछ विशेष मान ही होते हैं। उदाहरण के लिए जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं तब उसके कुछ विशेष मान ही होते हैं जब बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग जैसे गुणों के कारण इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में अस्तित्व होता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति तथा सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन के सही स्थिति और सही वेग को ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। अतः किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के सुनिश्चित ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसके पथ को भी सुनिश्चित ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनों के होने की प्रायिकता संभावना की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं। जब एक तरंग फलन द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है, अर्थात किस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उसकी व्याख्या की जाती है, तो हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में उपस्थित है। चूंकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, अर्थात जैसे कि px, py, pz तीनों कक्षाओं की ऊर्जा समान होती है। वो जिस भी दिशा से अणु या फिर दूसरे परमाणुओं से बॉन्ड बनाएगा वो आवश्यकता अनुसार किसी भी कक्षक में अवेलेबल हो सकता है, या फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किसी भी दिशा से बॉन्ड बना सकता है। px, py, pz परमाणु कक्षक होते हैं
परमाणु में कई परमाणु कक्षक होते हैं। परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के इलेक्ट्रॉन कक्षक तरंग फलनों या कक्षकों पर ही आधारित होते हैं। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। किसी भी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। किसी भी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। किसी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक राइट प्लस हाफ माइनस हाफ, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, दो से अधिक नहीं हो सकते। किसी इलेक्ट्रॉन की परमाणु की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक कक्षक तरंग फलन होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक तरंग फलन होता है। उस कक्ष में अभिलक्षणिक होता है और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। परमाणु इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां उसके कक्षक तरंग फलन साई में अवस्थित होती है। क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा साई से इस जानकारी को प्राप्त करना संभव हो पाता है। किसी परमाणु के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु के कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात उस बिंदु पर साई स्क्वायर का मोड को प्रायिकता घनत्व कहा जाता है। प्रायिकता एक तो पहले से संभावना स्तर को ज्ञात करता है। प्रायिकता घनत्व जिसमें होने की अवेलेबिलिटी का और ज़्यादा प्रायिकता, उसका घनत्व कि कितनी देर तक उसमें उस जगह पर अवस्थित रहेगा, यह हमेशा धनात्मक होता है। घनत्व हमेशा धनात्मक ही होगा, सही बात है। उसकी प्रोबेबिलिटी, वहाँ इस अवस्थित होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे किसी बिंदु ए और बिंदु बी पर ये उपकोष है, यहाँ पर अगर यहाँ अवेलेबल ज़्यादा देर तक रहेगा तो यहाँ घनत्व ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम अवेलेबल है तो कम घनत्व होगा। बिंदुओं में साई स्क्वायर के मान से नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र का पता लगाना संभव है तथा इलेक्ट्रॉनों में पाई जाने की संभावना अधिक होती है। अर्थात कह सकते हैं साई इक्वल टू प्रायिकता, इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की प्रायिकता। कक्षक और क्वांटम संख्या। कक्षक क्या होते हैं और क्वांटम संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के कई कक्षक संभव हो सकते हैं। गुणात्मक रूप से कक्षकों के उनके आकार आकृति अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। छोटे आकार के कक्षकों में अर्थ है कि नाभिक के इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। इसी प्रकार आकृति अभिविन्यास यह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता किसी दूसरी दिशा में की अपेक्षा एक दिशा से अधिक होती है। क्वांटम संख्याओं द्वारा परमाणु कक्षों के अंतर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्या n, l, m द्वारा दर्शाया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या n एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि 1, 2, 3, 4 n तक हो सकती है। ये पूर्णांक संख्या में होती है। मुख्य क्वांटम संख्या के कक्षक के आकार काफी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में पता चलता है। अर्थात जैसे कि s ऑर्बिटल है, यह इसकी ऊर्जा स्तर px, py और pz ऊर्जा स्तर को बनाता है। जैसे कि px, py और pz किस तरह से ये बाउंड हुए हैं, ये p में ज़्यादा अच्छे तरह से बाउंड कर पाते हैं किसी भी परमाणु से, तो इसका ऊर्जा स्तर स्थितिज ऊर्जा कम ज़्यादा होती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एस ऑफकोर्स में ज़्यादा होती है। और जैसे कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये प्यूकोस के तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, ये काफ़ी नज़दीक होते हैं और ये काफ़ी इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी अधिक होता है, मतलब इनको तोड़ना आसान नहीं होता है। हाइड्रोजन और इसके जैसे हीलियम, जैसे लिथियम आकार तथा ऊर्जा स्तर को निर्धारित करता है, ये अकेले ही करता है। यह मुख्य क्वांटम के शेल का भी पता चलता है। n का मान बढ़ने पर अनुमत कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है, n स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। ये निश्चित रूप से कोश बनाने के n का मान k, l, m, n मुख्य क्वांटम भी संख्या भी बढ़ने के साथ कक्षा का आकार बढ़ता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होते हैं। अर्थात जैसे जैसे उपकोष बढ़ेगा, नाभिक का आकार भी बढ़ेगा और धनावेश और ऋणावेश दोनों की दूरी भी बढ़ेगी। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के धनावेशित नाभिक से दूर होने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः n के बढ़ने की कक्षा की ऊर्जा बढ़ेगी। द्विअंशीय क्वांटम संख्या L को क्वांटम संख्या कक्षक कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या बोह्म क्वांटम संख्या, सबसाइडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं।
एक त्रिम आकार की परिभाषित जैसे n के दिए गए l के 0 से n-1 तक मान होते हैं। 0 1 2 3 इस तरह n-1 हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर n बराबर 1 हो तो l का केवल एक ही मान 0 संभव है, अर्थात n-1। n बराबर 2 हो तो 0 1 अर्थात n बराबर 2 पर 2 के लिए l के संभव मान 0 1 और 2 होंगे। प्रत्येक कोश में एक से अधिक उपकोश होते हैं। सब लेवल कहते हैं, जिसे सब लेवल कहते हैं। किसी उपकोश में n के बराबर होती है। उदाहरण के लिए n बराबर 1 में केवल एक उपकोश होता है जो l बराबर 0 के संगत होता है। इसी प्रकार n बराबर 2 कोश में दो उपकोश 0 और 1 और 3 में 3 उपकोश होते हैं 0 1 और 2। अर्थात ये कह सकते हैं जैसे कि n बराबर 3 है तो l बराबर 3-1 2 तक होगा 0 1 और 2 मतलब कि 3 होंगे। और जैसे कि n बराबर 4 हुआ तो 4-1 3 होंगे 0 1 2 3। n के अन्य मानों के लिए लिखा जा सकता है कि उपकोश और क्वांटम संख्या n उपकोश में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अर्थात बिल्कुल बेसिक चीज l के मानों के लिए 0 पर s 1 पर p 2 पर d 3 पर f संकेतन नोटेशन लिखा जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या m लेस देन इक्वल टू -l से ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस l के बीच में होती है। अथवा हम निकालें कि n l और m की संख्या, तब n बराबर अगर 0 है तो l बराबर s उपकोश में केवल एक उपकोश होगा और n बराबर 1 होने पर ये p और m का वैल्यू -1 0 और 1 होगा। क्यों? क्योंकि -l से प्लस l के बीच में। और इसमें उपकोश में 3 उपकोश होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अर्थात +12 - विन्यास प्रदर्शित होते हैं। अथवा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इन शेल इक्वल टू n² और नंबर ऑफ ऑर्बिट इन सब सेल 12 + 1। अथवा n बराबर अगर 1 है तब 1s l भी 1s होगा 1-1 0 और 1। n अगर 2 है तब 0 और 1 होगा जो 2s 2p उपकोश में होंगे। ये धनावेश है नाभिक है। ये कोश है, इसके अंदर ये k l m n होगा। जब n बराबर 1 है तब इसमें 1s ही अवेलेबल होगा। n बराबर 2 है तो इसमें 2s और 2p, ये p से p बॉन्ड भी बना सकता है और s बॉन्ड भी बना सकता है। और तीसरे वाले में तीनों होंगे 3s 3p और 3d तीनों होंगे। 3d में ये उपकोश होते हैं उनके अंदर भी कक्षकों की संख्या होती है। sp d इनमें भी कक्षकों की संख्या होती है। d में जैसे कि 5 उपकोश होते हैं और p में 3 जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवस्थित होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन की अवस्थिति बताते हैं। इलेक्ट्रॉनों का पृथक्करण मतलब जब उपकोश में पहले तो l का मान होता है, फिर उपकोश होते हैं, फिर कक्षक होते हैं, उसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉन का भराव होता है। किसी भी कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब +12 और -12 तब यह बॉन्ड बन चुका है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो मतलब बॉन्ड बन चुका है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विचरण कर रहा है तीनों कक्षों में, यहाँ पर तीनों दिशाओं में घूम रहा है, तब यह अयुग्मित है। px py pz तीनों की एनर्जी लेवल बराबर है, इस वजह से तीनों में घूम सकता है। बॉन्ड कहीं भी बना सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि पहले px में बनाएगा, ये आवश्यक नहीं py में पहले बनाएगा और pz में बनाएगा। ये कहीं भी बना सकता है, पहले pz में भी बना सकता है अगर आवश्यकता हुई तो। परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कक्षक तरंग फलन अथवा साइन का अपने आप में
भौतिक अर्थ नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों के गणितीय फलन से होता है। कक्षकों के आर नाभिक की दूरी तरंग फलन के ठीक है, कक्षकों के आरेख में व्यक्त किया गया है। तो मैक्स बोर्न ने किसी तरंग फलन के वर्ग साइन अथवा साइन स्क्वायर उस बिंदु के इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रायिकता यह हमेशा पॉजिटिव में होगा। घनत्व की प्रायिकता 1s 2s के लिए साइन स्क्वायर के परिवर्तन तथा आर के फलन के रूप में दर्शाया गया तथा यह देख सकते हैं कि 1s और 2s के वक्र भिन्न ये देखा जा सकता है। ग्राफिकल मेथड में जब साई का मान दूरी त्रिज्या पर देखा जाता है तो जैसे जैसे साई का मान घटेगा, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी साई का मान घटेगा। और ख में साइन स्क्वायर का फलन देखने पर जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी ये 0 के बराबर होगा। और साइन स्क्वायर आर में जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी पहले तो 0 आएगा, फिर अचानक से दिखेगा, फिर 0 आएगा। ये एस और पी कक्षकों के लिए आर के फलन के रूप में प्रायिकता घनत्व, ये साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व है। साई प्रायिकता है कक्ष की। 1s और 2s परमाणु कक्षकों के लिए प्रायिकता घनत्व आरेख बिंदुओं का घनत्व उस क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। यह प्रायिकता घनत्व की प्रायिकता घनत्व, ये प्रायिकता। और 1s और 2s कक्षकों के लिए परिसीमन सतह आरेख, 1s और 2s के लिए परिसीमन सतह आरेख, ठीक है। ये प्रायिकता और प्रायिकता घनत्व कितने परसेंट पानी होने की कितने परसेंट होने की प्राथमिकता है और घनत्व की कितनी प्राथमिकता है, इस तरह से ये दिया हुआ है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 90% है 1s में। पहले प्राथमिक तौर पर 1s में 2s में एस कक्षक में पाए जाने की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा होती है। और 4s में 3s 2s 1s, क्यों? क्योंकि ऊर्जा स्तर की वजह से इनके पाए जाने की प्राथमिकता और घनत्व ज़्यादा होता है। और 4p 3p 2p इसमें बाहरी जब बॉन्ड बनाएगा तब भी, जिसकी वजह से भी 4p की ऊर्जा आकार की वजह से, ऊर्जा की वजह से और आकार की वजह से 4p 3p 2p क्रम में होते हैं। और इनका आकार s तो गोल आकार का होता है, p दो लूप फॉर्मेशन में होते हैं जो x दिशा में होते हैं। और y px py और pz उभरे हुए होते हैं। और y x के जस्ट 90, ये तीनों 90 डिग्री पर अवेलेबल होते हैं। और इनकी कक्षकों की ऊर्जाओं में जैसे जैसे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये उस किसी भी कक्षक में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर होता है। और बाहर से फोटोन द्वारा, और जब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है अवशोषित करके। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा तब वो बाहर निकलता है। या फिर ऊर्जा का स्तर अगर इससे कम है, 13.6 से कम है, तो ये अपने कक्षकों से ऊपरी कक्षक में जाकर फिर से वापस ऊर्जा उत्सर्जित करके वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगी। अर्थात ऊर्जा का स्तर ब्लॉक वाइज 1s 2s 2p 3s इक्वल टू 3p 3d, तीसरे कक्षक में तीनों का उपकोष में बराबर होती है। और 4 में जैसे k l m n, n मतलब फोर्थ कक्षक, n मतलब फोर्थ कक्षक। देखो एनर्जी लेवल हम ये त्रिकक्षकों की 3s 3p 3d का ऊर्जा लेवल ऊपर होता है 2s 2p से 1s का ज़्यादा होता है। और s के नाभिक के नज़दीक वाले जो उपकोष है s, इसका अभिविन्यास ऊर्जा का क्रम कुछ इस प्रकार सबसे ज़्यादा होता है s का, फिर d, फिर f। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और नाभिक का आवेश जेड ई इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन जेड ई स्क्वायर, परमाणु में कक्षकों का भरा जाना। अबॉव के नियम के अनुसार, अबॉव का नियम क्या था? निर्माण होने के कक्षकों का निर्माण होने का अर्थ है कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरा जाना। परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों की ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में बढ़ा जाना। अर्थात कैसे बढ़ते हैं? 1s 2s 2p 3s 3p कुछ इस तरह से बढ़े जाते हैं n+l अवस्था में 1
1 प्लस 0, n प्लस l में 1 प्लस 0, 2s में 2 प्लस 0, 2 प्लस 1, p में p के लिए l1, और 3s में 3 प्लस 0 और p के लिए 3 प्लस 1। इसमें 4 3 3 2 1 इस होता है n प्लस 1 l रूल, जो कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सबशेल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सबशेल में पहले कम एनर्जी वाले में दूसरा नियम है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, तीसरा है एनर्जी समानुपाती है n प्लस l के, n प्लस l अथवा 1s फिर 2s 2p 3s फिर 3p 3 4s फिर 3d 4p 5s फिर 4d 5p 6s में इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये अबाव का नियम कहलाता है। इनको व्यवस्थित कैसे करेंगे? 1s 2s 2p 3s 3p 3d इस तरह से 4s 4p 4d 4f 5 कक्षक 6 7। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे ऑस्ट्रिया के पाउली द्वारा इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होती, चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होती है। अपवर्जन के सिद्धांत की इस प्रकार कहा जा सकता है कि केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए अथवा किसी भी कक्षक में इन दोनों का युग्मित होने चाहिए जो कि अपोजिट डायरेक्शन में युग्मित होंगे। इसका अर्थ है दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्या n l m एक समान हो सकती है, लेकिन प्रचक्रण क्वांटम संख्या भिन्न होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ। हुंड का नियम, यह नियम एक ही उपकोष में संबंधित कक्षकों के भरे जाने पर लागू होता है। इन उपकोषों में ऊर्जा बराबर होती है, सबभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। एक ही उपकोष में के डी कक्षकों एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उपकोष में के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। पहले जैसे कि पी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद युग्मित होंगे, जो कि एस में तो 1 होता है, पी 3 होते हैं, डी 5 होते हैं, एफ में 7 कक्षक होते हैं। एस पी डी एफ युग्मन के चौथे छठे 8वें इलेक्ट्रॉन के भरने से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, यह चौथे छठे और 8वें से, चौथे मतलब 3 तो पहले भरे जाएंगे, फिर चौथा से युग्मित होना स्टार्ट हो जाएंगे। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। परमाणु के विन्यास के दो तरीके होते हैं तथा एसपीएक्स एक्सप्रेशन के इस तरह से लिखे जाते हैं और इनमें भरे जाता है। ये हुंड का नियम कहला देगा किस तरह से भरे जाएंगे। देखिए हुंड का नियम क्या कहता है, पहले एस उसके बाद 1 और यहाँ बेरिलियम फिर बोरोन में युग्मित एक इलेक्ट्रॉन पी में, ये पी उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों तो युग्मित, फिर पी उपकोष में 2 3। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जेड तीनों का एनर्जी लेवल बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक्स में ही आएगा, ऐसा पहले तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भराए में आएंगे, उसके बाद एक्स वाई जेड युग्मित होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पहले एक्स ही युग्मित होगा, पहले वाई ही युग्मित होगा या पहले जेड ही युग्मित होगा। तो ये हुंड का नियम कहलाता है। ये उदाहरण दिए हुए हैं स्क्रीन टाइटल डी उपकोष में। अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोषों के स्थायित्व के कारण, पूर्णपूरित और अर्धपूरित का स्थायित्व के कारण निम्नलिखित है। इलेक्ट्रॉनों के सम्मितीकरण के कारण विनिमय ऊर्जा और समान ऊर्जा कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के यथासंभव समानांतर प्रचक्रण होते हैं। ठीक है, थैंक यू।